ओके, अब चलें, we will make the session very interactive and थोड़ा सा इसको जो है नॉन सीरियस बातें भी कर लेंगे, ठीक है। थीम आज के सेशन की ये है कि अब नया साल स्टार्ट हुआ है, अपनी प्लानिंग्स करें। प्लानिंग के लिए ना वैसे ना क्या करेंगे, पूरे सालों की प्लानिंग करें। अच्छी प्लानिंग जो होती है ना वो शॉर्ट टर्म होनी चाहिए, मतलब आप हफ्तों की करें, फिर महीनों की करें, फिर जाके सालों की करें। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप इस तरह आवर्स की, डेज की, वीक्स की और मंथ्स की प्लानिंग करते हैं तो फाइनली वो अल्टीमेटली ईयर्स की प्लानिंग होती है, ठीक है। सो चलें, अल्लाह में आप सबका साल अच्छा गुजरे और जो जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, होप्स हैं, वो सारी की सारी पूरी हों। लेकिन विदाउट एक्शन देयर इज नथिंग, काम नहीं चलता, सिर्फ आप देखने से काम करना पड़ता। अच्छा, तो हमारा अभी जो नया जनवरी का कोर्स है, वैसे तो बहुत सारे मतलब कोर्सेज चल रहे हैं मेरा दी बेस्ट कोर्स चल रहा है जो जनवरी में खत्म हो जाएगा। और अभी जो जनवरी से कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो ऑन टारगेट एक्सटेंडेड टॉक्स। जनवरी दोनों का मिक्स होगा, दी बेस्ट वालों का भी मिक्स होगा और ऑन टारगेट वालों का भी मिक्स होगा। और ये जो क्रिएटिव आइडियाज है मेरे दिमाग में इसलिए आते रहते हैं, मैंने बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, बात करना, सीखना, सिखाना। और आजकल तो मुझे जो है ये पीपीटीज बनाना, अच्छी पीपीटीज बनाना, इनमें कलरिंग करना बड़ा अच्छा लगता है। तो चले टुवर्ड्स आवर क्लास थीम यही है कि जो जनवरी में हमारी एक्टिविटीज हैं फॉर एक्सटेंडेड टॉक्स वो क्या होंगी। तो ये जो आई विल नॉट टॉक स्पेसिफिकली अबाउट जनवरी, ये पूरे मैंने तो बनाया है 3 months का प्लान ना। बट कैंडिडेट्स मेजोरिटी जो है मतलब वो चाहेगी कि चले हम जनवरी से ही स्टार्ट करेंगे, जनवरी में क्या करना है, फिर फरवरी और मार्च की बात करें। तो 90 days हैं, बट वी विल जस्ट टॉक ओनली अबाउट जनवरी, ठीक है। अगर आपने 30 days अच्छे गुजर गए, ट्रैक पे रहे, तो फिर अगले 30 भी अच्छे गुजरेंगे और फिर अगले 30 भी अच्छे गुजरेंगे। एज ए होल 90 days को नहीं देखना, मैंने पहले भी बताया है। जो मेन जो आपका लॉन्ग टर्म गोल होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज है इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, मैं अभी सिर्फ जल्दी से जनवरी के बारे में बताती हूँ कि जनवरी में क्या करना है विद आवर कोर्स। या अगर आप खुद से ग्रुप स्टडीज कर रहे हैं तो फिर आप उसमें आपने क्या करना है। तो हाँ, अब ये मैं यहाँ जनवरी को मैंने जूम किया, आप समझे ये जनवरी जो है ना जूम हो गया है, ठीक है। भूल जाओ फरवरी मार्च को, चलें। तो जनवरी का मेन एम ये है कि हमने ना पास पेपर्स करने हैं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अब तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि आप मेजोरिटी जो आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दे ऑल आर रिपीटर्स। क्योंकि जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं या जिनकी यू नो बाय मिस हैप कोलैप्स हो गई है थ्योरी, तो वो थ्योरी की तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी जो सेशन ले रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड मेजोरिटी तो रिपीटर्स की है। तो रिपीटर्स के लिए सबसे अच्छा जो बिगिनर स्टेप है वो ये है कि जो मिस्टेक्स उन्होंने अपने एग्जाम में किए ना उससे उससे चले, वो गलती सुधारनी है। मेक इट इन अ 100% करेक्ट पॉसिबल अटेम्प्ट। वो उसी पेपर में जितने भी स्टेशन है उनको 100% पॉसिबल वे में आपने जो है वो अटेम्प्ट करना है जनवरी के अंदर। अगर आप एमसीपीएस के हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सॉल्व एफसीपीएस टॉक्स पेपर एज वेल। आप देखेंगे कितने ओवरलैप होते हैं, सिलेबस तो वही होता है ना, यूरोगाइनी ऑन्कोलॉजी के आंसर आपके भी आने उनके भी आने। और जो क्लिनिकल केसेस हैं उसमें जो एग्जामिनर की साइकी है वो तो चेंज नहीं होती, वेदर आप उसको बोल भी देंगे भाई एमसीपीएस का बच्चा है, उसने एफसीपीएस वाला ही फॉर्मेट रखना है। ये एक नेचर होती है इंसान की कि वो क्वेश्चंस मुंह से ही निकलते हैं वही वाले जो उसने कैंसर्स के पूछने हैं हर एक से, वो एमएस का हो, एमसीपीएस का हो, एफसीपीएस का हो, तो वही पूछेगा। तो अच्छी बात यह है कि इफ यू आर एमसीपीएस कैंडिडेट, एफसीपीएस के भी पेपर्स देखें। और एफसीपीएस वाले तो बाय डिफॉल्ट देखेंगे ही एमसीपीएस के। तो फिर यूं करें, तुम दोनों ही तरह के जो कैंडिडेट्स हो ना, वेदर यू आर एफसीपीएस और एमसीपीएस या इवन एमएस, आपने ये सारा ही पूल करना है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे। और ऐसा करने से सिलेबस आपका ना एक बड़े यूनिक वे में ड्रिल हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप पास पेपर्स कर रहे हो और एट द एंड ऑफ दिस मंथ आपको लगेगा सिलेबस ही यार कंप्लीट हो गया है। क्योंकि अभी जो एफसीपीएस नवंबर के पेपर थे 5 थे, हर एक में तो 14 स्टेशन आए हैं। फिर इसी तरह एमसीपीएस का जो अभी दिसंबर में पेपर हुआ है
उसमें भी 14 स्टेशन हैं, तो ये टोटल कोई 90 प्लस बन गए ना स्टेशन, इतने ही टॉपिक्स हैं सिलेबस में, तो सिलेबस भी कवर हो गया। अगर मैं मोर स्पेसिफिकली बात करूँ ना जनवरी की, कि जनवरी आपने कैसे गुजारना है और हमने पास पेपर्स करने हैं, तो हमने इसमें हमारे जो टॉपिक्स कंप्लीट होंगे, मैंने इसका सारा हिसाब लगाया। तो ये जो आपके लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट ओब्स 1, हम अगर ओब्स की बात करें ना, तो अभी नवंबर और दिसंबर में जो पेपर आए हैं उसमें फिटल मेडिसिन से IUGR, ओलिगो, पोली, बैड ओब्स 2 दफा, IUD 1 दफा और ट्विन प्रेगनेंसी आ चुकी है। अब ले देखिए फिटल मेडिसिन में एक ही स्टेशन बचा है, वो था स्क्रीनिंग, एमनियोसेंटेसिस और ये कंबाइंड, बाकी तो सारा ही ये पूरा हो गया ना फिटल मेडिसिन का मॉड्यूल। मैटरनल मेडिसिन से हाइपरटेंशन, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, प्रीक्लैम्सिया, ये स्टेशंस आ चुके हैं। इसके अलावा डायबिटीज आ चुका है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, कार्डियक में से PCM 2 दफा और प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग विद मैकेनिकल वेल्व आ चुका है, ठीक है, थायराइड आ चुका है, DVT और ITP भी आ चुका है। तो मैक्सिमम जो मेडिकल डिसऑर्डर जितने भी आपके हॉट फेवरेट होते हैं, और एनीमिया भी आ चुका है, सॉरी मैंने लिखा नहीं, तो वो तो सारे कवर हो गए ना। हम कहते हैं ना डायबिटीज, एनीमिया, टेंशन, कार्डियक, वो तो सारे ही आए हुए हैं, तो ये तो पूरा मॉड्यूल कवर हो गया। फिर लेबर में उसमें हमने देखा कि फोर्सेप्स, वेरिएंट सेक्शन, स्टैंडर्ड, PPH, यूटेरियन वर्जन, ओसिस रिपेयर, प्रीटर्म लेबर, लेबर केयर गाइड, ब्रीच डिलीवरी, कोलैप्स पेशेंट जो amniotic fluid embolism के साथ आया था, कार्ड प्रोलैप्स, शोल्डर डिस्टोशिया और सीजरियन सेक्शन का ऑर्डर, मैटरनल मोर्टेलिटी का ऑर्डर और वल्वल हेमाटोमा, ये भी आ चुका है। मतलब वही लेबर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके FCPS नवंबर और दिसंबर में ये सारे स्टेशन आ चुके हैं। अगर हम गायनी की ना बात करें, तो गायनी में, यूरो गायनी में अभी रिसेंट जो टॉक स्टेशन हैं, क्लिनिकल केसेस मिला के और वो जो आपके परफॉर्मेंस स्टेशन हैं, ठीक, सबको मिला के यूरो में से HRT आ चुका है, प्रोलैप्स आ चुका है, पेसरी आ चुका है, पोस्ट ऑप राउंड में सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस का राउंड आ चुका है, जैसे वो था बर्श की कॉम्प्लिकेशंस वाला, ग्राफ आ चुका है, यूरेटर एंड ब्लडर इंजरीज आ चुकी है, तो फिर बचा क्या ये पूरा यूरो गायनी हो गया। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं जनरल गायनी और इनफर्टिलिटी में। इसमें प्राइमरी मेनोरिया, ओवेरियन इनसफिशिएंसी, मैस अब्डोमेन फाइब्राइड के तौर पे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, HSG पे स्टेशन, PCO, कॉन्ट्रासेप्शंस, लॉस्ट IUD के साथ और वेरियस मेडिकल कंडीशंस के साथ, एंडोमेट्रियोसिस आ चुका है, सेक्सुअल असॉल्ट, वायलेंस भी आ चुकी है और सेप्सिस भी आ चुका है विद परफोरेशन। तो जनरल गायनी, इनफर्टिलिटी के भी सारे टॉपिक्स ही आए हैं ना, कोई नहीं छोड़ा। और यही आते हैं, अगर मैं कहूँ ना अगली दफा कि मार्च FCPS 2023 और अप्रैल 2023 में जो स्टेशन आए हैं, मैं आपको लिख के देती हूँ, इन्हीं ओब्स और गायनी के टॉपिक्स में ना वो 80-90% रिपीट होंगे, कोई नया सिलेबस में टॉपिक नहीं आने वाला, ठीक है। ऑन्कोलॉजी में अभी आपके नवंबर और दिसंबर FCPS में से एक्सेप्ट विजाइनल और ब्रेस्ट कैंसर, सारे कैंसर आ गए हैं, ओवेरियन, एंडोमेट्रियल, वल्वल, मोलर, है ना, तो बस उनको भी पूरा ही आ गया, एक ब्रेस्ट और विजाइनल ही छोड़ा है इन्होंने, बाकी तो पूरा ही आया है, किसी दिन कोई कैंसर, किसी दिन कोई कैंसर। तो अगर हम जनवरी में, हमारा एम है कि हम गायनी ओब्स की ये टॉपिक कर लें, तो इट्स मीन हम पूरा सिलेबस ही एक ड्रिल तो कर लेंगे ना सिलेबस की थ्रू पास पेपर्स, और ऐसा करने से 90% सिलेबस कवर हो गया, पास पेपर से जान छूट गई, तो थोड़ा सुकून भी महसूस होगा। शुरुआत अच्छी है तो फिर इख्तिताम भी अच्छा होगा साल का इंशाल्लाह। एंटर तो तुम एज ए कैंडिडेट हो रहे हो, बस जब इस साल को तुम लोगों ने एग्जिट करना है तो एज ए कंसल्टेंट करना है, ठीक है इंशाल्लाह, तो हो जाएगा, नो वरीज। अभी तो मैं हैरान हूँ, मतलब वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ मेरे MCPS का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन तो बहुत ही अच्छा है। और मुझे मतलब कहने दोबारा वो सारी PPTs दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने वो देख लिया होगा फेसबुक पे। तो जब ये लोग कर सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? एग्जैक्टली एक 10 दिन पहले जब हमारे एग्जाम ड्रिल्स हो रही थी अपने कैंडिडेट्स के साथ, और उनमें से 100% बच्चे पास हुए हैं जिनके साथ एग्जाम ड्रिल्स थी और जो कि इंटरेक्टिव थे, तो वो ये सोचते थे कि पता नहीं हम पास होंगे नहीं होंगे। मैंने उनको यही बोला था, भाई सिलेबस ही है ना, ये कर लो तो यही होगा, आ जाएगा, इसी में से ही करना है, ऐसे ही करना है, क्यों नहीं पास हो गया? एग्जाम तो डिजाइन इसलिए होता है कि तुम लोग पास हो, कोई फेल करने के लिए थोड़ी होता है। जब वो लोग कर रहे हैं तुम लोग भी करोगे, अब तुम लोगों ने पास ही होना है। तुम्हारे जो
आउटकम है वो पास होना ही है, और हो भी क्यों ना। वाई यू पीपल हैव डन इन वेरियस एग्जाम्स पास किए हैं MBBS के, और पार्ट 1 किया, ट्रेनिंग की है, उसमें सर्वाइव किया है, तो यू पीपल आर entitled to pass this एग्जाम। ये आपने करना ही है, देयर इज नो अदर वे, और ये आपके लिए ही तो बना है, और आप नहीं पास होंगे तो कौन पास होगा। इतनी एफर्ट कर चुके हो, थोड़ी सी ट्यूनिंग करनी है और दैट्स ऑल, यू आर गोइंग टू पास। और जो लोग फेल भी हुए हैं वो कहाँ फेल हुए हैं, 50%। वैसे मेजोरिटी तो जो रही है 57 या 58 या 59 वाली है जो मेरे कैंडिडेट्स हैं, बाकी मुझे नहीं पता। तो कोई बात नहीं, 1-2 नंबर ही गेन करना, कर लेंगे। आपको खुद पता है कि आपकी कम्युनिकेशन में मसला था, टाइमिंग मैनेजमेंट में मसला था, या थोड़ी बहुत थ्योरी में लूप होल्स थे, तो अल्लाह की तरफ से 3 महीने मिल गए हैं, कंपनसेट हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक रहना है, जब ये लोग पास हो गए ना तो तुम लोग भी पास होंगे। अच्छा, फिर क्या करना है, फिर जनवरी में क्या करना चाहिए, जनवरी में भी पूरा सिलेबस ड्रिल करें। ठीक है, अब आप वो कैंडिडेट तो नहीं है फ्रेश कैंडिडेट, यार एक दफा हो गया, जान छुट्टी काफी है, पेपर दे आएंगे, भाई तुम लोग फेल हुए हो, इस चीज को महसूस करो। ठीक है, अगर तुम फेल हो गए हो तो फिर तुमने बहुत ज्यादा एफर्ट करके पास होना है ना, एक ड्रिल करके तो नहीं हो सकते, दूसरी ड्रिल करें, तीसरी दफा भी पूरा सिलेबस ड्रिल करें। अगर मैं आपसे कहूँ प्राइमरी सबफर्टिलिटी, तो वो क्या वो एक टॉपिक है? प्राइमरी सबफर्टिलिटी में 100 प्रेजेंटेशन हो चुकी हैं, उन सारी 100 की 100 प्रेजेंटेशन से प्राइमरी मेनोरिया या प्राइमरी इनफर्टिलिटी को एड्रेस करें। कभी आपके केस में प्राइमरी मेनोरिया आ जाएगा टर्नर के साथ, दूसरी में आ जाएगा MI AIS, तीसरी में CH एम्बिग्युइटी के साथ, चौथी में डिलेड आ सकता है, पांचवी में MRKH आ सकता है, छठी में ये भी हो सकता है कि MRKH के साथ टर्नर आ जाए। हाउ फनी, आ तो सकता है ना ऑब्वियसली। तो तुमने तो मतलब ग्रिप हासिल करनी है, और ये तुम लोगों को चलो फेल हो गए मान लिया तो अभी मैं सोच रही थी पिछले तुम लोग जब मैं 4 दिन ही पास हुए, तो पास होते ही कैंडिडेट ने मुझे एक केस भेजा है, मैं तुम्हें एंड पे दिखाऊंगी खुद, तो ऐसा तुमने मुझे बताना है उस केस का ना। ठीक है, मैं आई विल डिस्कस दैट केस। तो वो केस था ऑन्कोलॉजी का, बड़ा ही यूनिक केस था। मैं हमारे OBG कंसल्टेंट फोरम है, अल्लाह करे आप भी पास हो, अभी भी 40 लोगों ने ज्वाइन किया है, जो MCPS के बच्चे पास हुए हैं। आपने भी सबने ज्वाइन करना है। तो उसमें क्या होता है कि मैं मेजोरिटी तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस ही लोग शेयर करते हैं, फिर जिसको जितना आता है वो हेल्प आउट कर देता है। तो वो भी ऑन्कोलॉजी का कोई केस था, और ट्रीटेड केस था इसका इंटेस्टिनल कैंसर का। ठीक है, अब दोबारा आ गई है वो पेशेंट बायलैटरल ओवेरियन सिस्ट के साथ। मैं आप लोगों से ये केस डिस्कस करना है इनसे, ठीक है। तो और फिर वो जितनी ओपिनियंस थी, काफी अच्छी ओपिनियंस थी, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ तुम लोगों की क्या ओपिनियंस है कि एक कंसल्टेंट की अप्रोच कैसे होती है और एक गोइंग टू बी ए कंसल्टेंट की अप्रोच कैसे होती है, मैं एंड पे पूछूंगी। ठीक है, चलें लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फैब। तो फैब में मैंने बोला ना लेवल 1 केसेस करेंगे, मतलब थोड़े कम गंदे केसेस। ठीक है, ज्यादा गंदे केसेस जनवरी में हो गए हैं क्योंकि वो पास पेपर्स के थे, फरवरी में थोड़े कम गंदे केसेस करेंगे। ठीक है, जिसमें DD जो है, प्रेजेंटेशन जो है वो 1 या 2, 3, 4 ना हो, मतलब ये ना हो कि पेशेंट को डायबिटीज भी मैनेज करनी पड़े और हाइपरटेंशन भी। तो आई विल मेक श्योर कि सिंपल एनीमिया मैनेज करना पड़े, डायबिटीज मैनेज करनी पड़े, या हाइपरटेंशन। ठीक है, या एनॉमली भी तो है वो एक ही करनी पड़े, लेकिन मार्च में ऐसा नहीं होगा। मार्च में जो केसेस होंगे वो डिफिकल्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब ये आपका ना एग्जिट मंथ है। इसमें आप लोगों ने जब जनवरी में एक दफा ड्रिल कर लिया पूरा, और फैब में पूरा ड्रिल कर लिया, तो भाई अब मार्च तो ऐसा होना चाहिए ना कि ना सिर्फ पेपर पास करो, बल्कि वो वाले काम ना करो जो कंसल्टेंट बन के आपके कोलीग्स कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरी जिंदगी के लिए सहूलत हो जाएगी। मार्च को इस तरह से तैयार कीजिएगा, करेंगे इंशाल्लाह लेवल 2 केसेस के साथ, कि OPD में इंडिपेंडेंटली बैठने जोगे हो तुम लोग, बोंगियां नहीं मारनी, और कंसल्टेंट बन के भी तुम लोग मारते हो। तो वो ये नहीं है कि तुम लोगों ने 70% लेके पास हो गए। ठीक है, यू पीपल शुड बी दी बेस्ट। आपकी अप्रोच होनी चाहिए 90% प्लस। वैसे तो मुझे कहना चाहिए 100%, लेकिन वो मैथ के मुताबिक पॉसिबल नहीं है।
तो एटलीस्ट 90% तो तुम लोगों ने इस तरह करना है कि पेपर भी पास हो, ओपीडी भी इंडिपेंडेंट कर सको, ठीक है, विदाउट एनी हेल्प ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, तो ये जनवरी का एजेंडा है, सारे पेपर्स पूरा एक सिलेबस एक दफा कंप्लीट। फरवरी का एजेंडा है अगेन मॉड्यूल वाइज सारे क्लिनिकल केसेस, लेकिन आई विल मेक श्योर के एनीमिया है तो एनीमिया ही हो, एनॉमली है तो एनॉमली हो, 2-4 चीजें खट्टी ना आए। लेकिन फैब में यू विल सी वेरियस कॉम्प्लेक्स केसेस एंड आई एम होपफुल जनवरी अच्छा गया, फरवरी अच्छा गया तो मार्च भी अच्छा जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो दी बेस्ट वाले कोर्स के स्टूडेंट्स हैं जनवरी तक हमारे साथ रहेंगे, इफ दे वांट टू एक्सटेंड देयर कोर्स फैब मार्च में कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि आप लोग सिर्फ ये करना चाहो कि जनवरी में पास पेपर्स कर लें, डू नॉट ज्वाइन अस इन फैब या मार्च, या फिर सोच लें जनवरी में ज्वाइन करके कि फैब या मार्च में कंटिन्यू करना है या नहीं करना, या आप चाह सकते हैं तो मतलब अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है कि हम ऐसा ही करेंगे जैसे बोल रहे हैं, तो फिर जनवरी फॉर मार्च की कट्टी सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं, जो कि थोड़ी सी आपको सस्ती मस्ती पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं आ जाती हूँ अपने प्लानर की तरफ। प्लानर में ये है कि पहला जो एग्जाम ड्रिल्स का सेशन गुजरता था तो बहुत अच्छा, लेकिन कैंडिडेट्स का यह था कि यार 6-6 घंटे नहीं बैठ सकते। हम क्या करते थे, हम पूरा मॉड्यूल कोई 10-12 स्टेशन बना के और 6-6 घंटे मतलब 5-6 आवर्स में कंप्लीट कर लेते थे, और वो पूरा मॉड्यूल हर बच्चे से कोई ना डिफरेंट केसेस पूछ लिए, ड्रिल्स करा ली, थोड़ा बहुत उनको मतलब अप्रोच बता दी, बट एंड ऑफ द 6 आवर जैसे फिटल मेडिसिन शुरू किया ना, वो पूरा खत्म ही कर लेते थे, थक जाते थे बच्चे और हम भी। बट अब हमने सोचा है ऑन जो फीडबैक हमें मिला है कि हम हफ्ते में 2 सेशन रखेंगे, एंड वी विल मेक श्योर कि वो सेशन 3 घंटे से आगे ना जाए, ठीक है। तो आज तो संडे, आज तो वैसे ऐसे हमने गप्पे मारनी है, बट थर्सडे को आपका फिटल मेडिसिन होगा, ठीक है। फिटल मेडिसिन में आपने देखा जो पास पेपर्स में आए हैं वो काफी इम्पोर्टेंट स्टेशन आए हुए हैं, जैसे IUGR, ओलिगो, पोली, ट्विन, बैड ओब्स के 2 केसेस एंड विद 1 IUD, ठीक है। तो ये सारे केसेस हम कर लेंगे, 6 केसेस तो करने हैं हर सेशन में, तो ये 6 ही बनते हैं, ये हम कर लेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट सेशन अगेन फिटल मेडिसिन पे अगर हमारा कुछ बच गया या कैंडिडेट्स की जो क्यूरीज हुई वो, फिर 12 को मेडिकल डिसऑर्डर या मैटरनल मेडिसिन, 15 को सारे लेबर के स्टेशन, 19 को यूरोगाइनी, और दिस टाइम यूरोगाइनी इज गोइंग टू बी अमेजिंग इंशाल्लाह, ठीक है। आई विल टेक इट माई सेल्फ एंड यू विल एंजॉय इट। अच्छा, तो बाकी 22 को फिर जनरल गायनी के वैसे काफी सिनेरियोज हमने देखे हैं ना, सेप्सिस और कॉन्ट्रासेप्शन, फलाना डम्पाना, तो इसको मिसलिनियस के साथ भी कंबाइन कर लेंगे। अगर 6-7 हो गए 22 को, तो जो बच गए तो 6-7 31 को कर लेंगे। ऑन्कोलॉजी में 5 स्टेशन से बन सकते हैं और 5 ही कैंसर हैं, वो हम कर लेंगे। तो जनवरी का प्लान हमारा ये है, ठीक है। अब आप में से कोई कोर्स कैंडिडेट है तो अभी मुझे बता दे कि केस किसने प्रेजेंट करना है, क्योंकि लास्ट टाइम ये होता था कि कह के थक जाते थे, तो वही 5-6 बच्चे जिन्होंने करना है उन्होंने करना है, वो पास भी हुए ऑब्वियसली, लेकिन मेरा दिल था कि पूरी क्लास प्रेजेंट करती, लेकिन नहीं करते तुम लोग प्रेजेंट। अब मैंडेटरी है, हर बच्चे ने 3 केसेस प्रेजेंट करने, ठीक है। और अगर नहीं किए तो फिर आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। एंड पे तुम लोग मींस फेल हो जाओ तो आई डोंट वांट दैट सब्सक्रिप्शन चार्जेस, मैं खुद ही तुम लोगों को निकाल देना कोर्स से अगर किसी ने भी कम से कम 3 कोर्स ना केसेस प्रेजेंट ना किए, ठीक है। मैम टाइमिंग क्या रखेंगे आप क्लास की? टाइमिंग नहीं 4 to 7 रात को बहुत तंग करते हैं बच्चे, या जी फिर जी ऐसा ठीक है होता है मैम, हाँ शाम रात 4 को to हमने 7 सेशंस लिए हैं, फिर वो रात के 2-2 बजे तक जाते थे, फिर जी वो जी भी मैम 4 to 7 सही है। हाँ 4 to 7 ठीक है 3 hours। चलें तो वॉलंटियर्स बता दें फिटल मेडिसिन के लिए। जी जी मैम मैं करूंगी। है ना, एक है ना, देखो 6 स्टेशन है ना, तो फिर 6 लोग चाहिए मुझे, है ना। कोई बात नहीं, यू कैन डिसाइड इट लेटर, आज बता दीजिएगा, ठीक है। तो आई नीड 6 वॉलंटियर्स, लेकिन अल्टीमेटली 3 केसेस उस बच्चे ने भी प्रेजेंट करने हैं जिसको बहुत ज्यादा शर्म आती है। वैसे मेरी बेटी कहती है मामा मुझे शमर आती है तो जिसको शमर आती है ना वो भी 3 तो करेगा, ठीक है। तो है ना,
फिटल मेडिसिन के लिए डन है? जी मैम। ये डन नहीं करना मैंने आईयूडी होगा या आईजीआर होगा। जी मैम ठीक है, जो भी होगा सुन लीजिएगा हाँ बस। नहीं ना, बोल मैं देंगे। चाहती हूँ, नहीं मैं चाहती हूँ गलतियां करो। दिस इज द, ये अब ये सेशन ही इसीलिए डिजाइन किया है कि तुम लोग गलतियां करो और वो ठीक भी हो। ठीक है, अब हम बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम लोग गलतियां ना करो, पर तुम लोग अगर गलतियां नहीं करोगे तो फिर हम पढ़ाएंगे क्या? करोगे तो पढ़ाएंगे। तो करनी है गलतियां, ठीक है, और जितनी गलतियां उतना उतना हम सीखेंगे। तो चले, एक ही बच्चा आया है हमारे पास अभी तक, राइट। तो बाकी अब मैं बता दूं इस कोर्स की थोड़े से और मजीद फीचर्स, और वो ये हैं कि इसमें 2 सेशंस होंगे पर वीक इंस्टेड ऑफ दिस, जैसे पिछला 1 सेशन हुआ था पर वीक, हम 6 घंटे का एक दिन एक हफ्ते में लेते थे ना, अब हम 3 आवर्स का हफ्ते में 2 कर रहे हैं। ठीक है, 2 to 3 आवर्स हो जाएंगे, याद रखें। सब मॉड्यूल्स तो सारी कवर होंगे, रिकॉर्डिंग टिल एग्जाम अवेलेबल होगी। टिल एग्जाम डेट से मुराद ये है कि लेट्स सपोज आपका अप्रैल में एग्जाम है एमसीपीएस का या एफसीपीएस का, तो तब तक। बट पर्सनलाइज्ड डिटेल फीडबैक जिसने प्रेजेंट किया उसको मिल जाएगा। सिलेबस कंपाइलेशंस हो जाएगी। पास पेपर्स के अलावा भी 2 टाइम्स हो रही है ना, फरवरी और मार्च में। ठीक है, एग्जाम ड्रिल्स होंगी अंडर एग्जाम एनवायरनमेंट। अब तुम लोग रिपीटर्स हो, तुम लोगों का टीचिंग सेशन तो लेना ही नहीं है मैंने, तुम लोगों ने प्रेजेंट करना है और उन्हीं को हमने ठीक करना है, तो आपने खुद ही बोलना है। बट वी कैन डू, वी विल गिव यू मास्टर कीज। ठीक है, ये मेरा वादा है, मैं दे दूंगी पास पेपर्स की। और थ्योरी तो आपकी मैं रिवाइज करवा भी रही हूँ। पढ़ रही हो थ्योरी? वो कुछ फर्क पड़ रहा है उस ग्रुप से? कौन है उसमें समरी कार्ड्स में? मैम वो तो आपने डिलीट। नहीं, नया समरी कार्ड। मैंने बोला ना, आपकी जो एग्जाम की एक्सेस है, टिल योर एग्जाम थी ना सेशन की एक्सेस, जो आपने कोर्सेज ज्वाइन किए थे 8 दिसंबर, दे ऑल आर डिलीटेड, यू कांट एक्सेस देम। ठीक है, यू हैव, अब आपको या तो आप उसको एक्सटेंड करा सकते हो, ठीक है, बल मैं नहीं चाहती एक्सटेंड कराओ, नया सीखो, नए कार्ड्स हैं। और इसके बाद जो है, हाँ, 3 केस प्रेजेंटेशन मैंडेटरी है फॉर ईच कैंडिडेट। ठीक है, और एक काम और भी है, वो ये है कि रियल इंडिविजुअल अटेंशन के लिए ना मैंने डेडिकेटेड स्मॉल व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, जिसमें आपके साथ एक मेंटर होगा और आप में से कोई उसमें मिनिमम 8-9 बच्चे होंगे। उसका मतलब ये नहीं कि आपके सेशंस वहां होंगे, बस आपको थोड़ी सी पर्सनल केयर, तो ना थोड़ी पर्सनल, जब आपके इश्यूज हैं जो आप इतने बड़े ग्रुप में नहीं बता सकते, ठीक है, तो वो 6-7 लोगों का ग्रुप होगा, उसमें आपको एक तो फैमिली लाइक एनवायरनमेंट मिल जाएगी। अपनी छोटी छोटी बातें या इश्यूज जो वाकई जेन्युइन है, जो सबके सामने बताए नहीं जा सकते, यू कैन डिस्कस दैम, और उसी छोटे ग्रुप को आप अपना स्मॉल स्टडी ग्रुप बना सकते हैं। वैसे तो स्टडी ग्रुप वो होना चाहिए जिसमें आपका जो फ्रेंड है ना वो इन पर्सन आपके साथ हो, जैसे एक ही सिटी के बच्चे हफ्ते में एक दिन जमा होके चले जाएं वार्ड और केसेस देख लें, पीए कर लें। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ये स्मॉल जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये इस कमी को पूरा करेंगे, क्योंकि यही आप लोगों के स्टडी पार्टनर बन जाएंगे 5-6 लोग, और आपके पास वो एक कहते हैं ना मॉनिटर भी होगा क्लास का जिसको आप मेंटर कह सकते हैं। लेकिन जो मेन एक्टिविटीज हैं वो हमारी जूम पे ही होंगी, ठीक है, और वीकली प्लानर जो होंगे वो हमारे वो उसके मुताबिक एक्टिविटीज चलती रहेंगी, वो भी मेन ग्रुप में ही होंगे। ठीक है, तो ये स्मॉल व्हाट्सएप ग्रुप होंगे। बेनिफिट सिर्फ इसका ये है कि यू विल, बहुत बड़े ग्रुप में मैंने महसूस किया, लाइक मेरा एफसीपीएस का ग्रुप है उसमें 100+ बच्चे हैं। अब वो 100+ बच्चे, मुझे खुद नहीं पता चलता मेरे कितने कैंडिडेट्स हैं, और उनको नहीं पता चलता। वो मुझे 50 के कहते हैं मैडम आपको तो याद ही नहीं होगा मैं आपकी स्टूडेंट, अब मुझे वाकई याद नहीं होता। तो फिर इसलिए फिर मैंने ये किया कि छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप हो, ताकि पता हो कि ये 6-7 बच्चे हैं, ये चुप क्यों हैं, इनके साथ कोई मसला है, ये क्यों नहीं प्रेजेंट कर रहे। तो इस तरह ये इसका फायदा होगा, गाइडेड अप्रोच होगी और कांस्टेंट मोटिवेशन होगी, क्योंकि बाकी 6 बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप नहीं पढ़ रहे, बाकी 600 के साथ तो कंपटीशन नहीं हो सकता ना, 6 से ही हो सकता है। तो ये स्मॉल व्हाट्सएप ग्रुप यूनिक विद दिस जनवरी कोर्स। वीकली प्लानर आपको मिल जाएगा। देखिए अभी हमने फिटल मेडिसिन करना है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिटल मेडिसिन तुम लोगों ने थर्सडे में सारा कर लेना है। यू विल हैव अ वीकली प्लानर एज वेल, जैसे मंडे को ये केस कर ले, थर्सडे को ये करना है, वेडनेसडे को ये करना है। और इसमें आपको ना एक्टिविटीज मिलेंगी कि लाइक एक पेशेंट है,
उसका ये डाउन सिंड्रोम नहीं, इसने उसका जो कंबाइंड टेस्ट है ये आया, लेट्स सपोज इंटरप्रेट करें इसको कि ये न्यूरल ट्यूब स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है या क्रोमोसोम एन्यूक्लाइडिक प्रॉब्लम है, ठीक है। एक एक्टिविटी छोटी सी आ जाएगी, दूसरा आपको कोई केस के साथ एनॉमली स्कैन आ जाएगा, फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशंस मांगनी है, कुछ इस तरह की एक्टिविटी आ जाएगी कि एक पेशेंट है जिसके रिकरेंट मिसकैरेजेस हुए जा रहे हैं, तो स्पेसिफिक हिस्ट्री पॉइंट्स की हैं, या इस तरह की एक्टिविटी आ जाएगी कि रिकरेंट प्रेगनेंसी वाली पेशेंट आई थी, ठीक है, उसमें ये स्पेसिफिक हिस्ट्री पॉइंट्स हैं और ये स्पेसिफिक एग्जामिनेशन पॉइंट्स हैं, अब आपने इन्वेस्टिगेशन बतानी है। तो इस तरह की एक्टिविटीज वीकली चलती रहेंगी। बट जो फाइनल डे होगा, जो जिसमें आपका बेस्ट प्रोडक्टिव डे होगा, वो लाइव सेशन ही होगा, वो लाइव सेशन ही होगा, ठीक है। तो वो आपके लिए भी आसान है यार, पूरे हफ्ते में रोज व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे वो वॉइस नोट मैसेजेस चक चक से बेहतर नहीं एक दिन बैठो 3 घंटे और शुरू करो मॉड्यूल और खत्म करके उठो उसको। चलो आधा खत्म करके उठ जाओ, लेकिन हफ्ते में आपको पता हो यार ये 2 दिन है और ये 3 घंटे हैं, तो 6 घंटे पूरे हफ्ते में बहुत है भाई, पास हो जाओगे अगर वो इंसानों की तरह तुम लोग यूटिलाइज कर लो, ठीक है। तो वीकली प्लानर से क्या होगा कि जो आपकी गायनी ओब्स की बुक्स हैं वो बन जाएंगी। मुझे बहुत से बच्चे कहते हैं कि आपकी कौन सी गायनी की बुक खरीदें, कौन सी ओब्स की बुक खरीदें, मेरी बुक्स, और मैं कहती हूँ नहीं खरीदो इफ यू आर इनटू माय कोर्स। द रीजन इज दैट अगर यार पास ही होना ना इंसानों वाला, ठीक है, और ये जो अजियत है फेल होने वाली जो कि अब महसूस भी हो रही होगी, अगर इसको दोबारा जिंदगी में नहीं चाहते ना, तो आज गायनी की फाइल्स बनाना शुरू कर दें। कितने कोई 10 केसेस है गायनी के और कोई 10 प्रेजेंटेशंस हैं, तो उन 10 प्रेजेंटेशंस की डीडीज बनाएं और उनके कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं एग्जामिनर के साथ, रोल प्ले के साथ बना लें, वो कोई मसला है इसमें। और 100 दफा उसको बैठ के रिकॉर्ड कर लो अपनी आवाज को, तुम खुद ही कर लोगे सब कुछ, ठीक है। इंसान अपना नॉलेज खुद ही होता है, कौन आपको इलाज कर सकता है सबसे अच्छा, आपका आपने खुद ही करना है, ठीक है। तो ये 10 केसेस गायनी के इस तरह बनाने और 10 ओब्स के, कुछ ना करो 10 ओब्स की बना लो। अब देखो ओब्स में है ही क्या, हर मरीज को एसओबी है तो एसओबी की डीडीज बना लो और उसको एक्सक्लूड करने के लिए क्या क्वेश्चंस पूछने हैं ये रट्टा मार लो, 100 दफा लिखो, 10 दफा, जितना मर्जी, मतलब बाय दैट टाइम के 3 मिनट में एसओबी की डेडिकेटेड हिस्ट्री नहीं निकाल सकते, रिकॉर्ड करके खुद को ठीक किए जाओ, ठीक है। और फिर क्या है, वो दूसरा क्या है, नॉर्मलस बच्चा आ गया लेके स्कैन पे, इसके भी तो डीडीज है ना, आपकी जिम्मेदारी है, नॉर्मली कहाँ से क्रोमोसोमल है या कोई ड्रग इंड्यूस्ड है या कोई स्पॉन्टेनियस है, फेमिलियल है, नॉन फेमिलियल है, कोई डायबिटीज तो नहीं है, तो क्या है इसकी डीडीज, बट क्वेश्चंस यू शुड आस्क, जैसे लिखने भी रट्टा भी मारने हैं। और क्या होता है ऑब्स में, यहाँ प्रीटर्म लेबर के साथ आ जाएगी, लीकिंग के साथ आ जाएगी, तो हर एक की एक डीडी है, या फिर वो आ जाएगी वो बीयूएच के साथ या आईओडी के साथ आ जाएगी। तो एवरी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हैज सर्टेन डिफरेंशियल्स, और हर डिफरेंशियल को एक्सक्लूड करने के लिए कुछ भाई क्वेश्चंस हैं जो आपने ही याद करने हैं, आपने ही लिखने हैं, ठीक है, अपनी बुक खुद ही बनानी है। और बाकी इसको फिल कैसे करना है, आई विल टेल हमारे सेशंस होंगे, वो उसमें जितने भी मटेरियल होगा या सेशन के दौरान जो आएगा वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होगा और आपने फिल कर लेना है। ये किताब खुद ही लिखनी है, जो बच्चा अपनी गायनी और ओब्स की बुक खुद लिखेगा, लॉन्ग केस के लिए, टॉक्स के लिए या शॉर्ट केस जो भी बोलो अब, तो भाई वो पास है, बिल्कुल पास है, कोई दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं फेल कर सकते, ठीक है। हम आप लोगों को पास करने के लिए ही तो बैठे हैं, इतने अच्छे कैंडिडेट को जो इतनी एफर्ट करता है, ठीक है। तो बस फिर ये इंशाल्लाह ताला ऐसे जनवरी फरवरी मार्च निकलेगा और फिर तुम लोग भी कॉन्वोकेशन की तस्वीरें भेजोगे, आजकल तो बहुत आ रही हैं। एग्जामिनर पैनल में तो मैंने सोचा था वैसे वन मैन शो अपना ही था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि यार सारे केसेस में अपनी एक फिक्स्ड अप्रोच के साथ डिलीवर कर रही हूँ। तो मैंने अपने जितने भी पास कैंडिडेट्स में स्क्रीन किए अपने बेस्ट कैंडिडेट्स, एंड आई रिक्वेस्टेड देम टू लाइक कम ऑन दिस पैनल, और जितना अच्छे वो कैंडिडेट है वो अपना बेस्ट दें आप लोगों को। तो अब ये होता है कि जैसे हमने लास्ट सेशन भी हमारा गुजरा, आपने फीडबैक भी देखे होंगे कि ये अच्छा था, मीन्स लाइक लेट्स सपोज मैंने एक केस मैंने ले लिया, एक अरूज ने ले लिया, एक महविश ने ले लिया, तो महविश का एक अपना यूनिक स्टाइल है क्लिनिकल केसेस की अप्रोच के लिए, अरूज का अपना एक यूनिक स्टाइल है, सारे ही कंसल्टेंट है, सबने ही मेरे कैंडिडेट्स में से ना कोई एक भी ऐसा नहीं है एक्सेप्ट हुआ के जो पहली दफा पास हुआ हो सारे रिपीटर हैं।
और मैं तो कहती हूँ इस जो एग्जाम की ब्यूटी है ना वो फेल होना ही है पहली दफा में, क्योंकि जो पहली दफा में पास हो जाता है ना वो उसका एक्सपोजर ही कम है। वो पास तो हो गया, अच्छी बात है, फील्स गुड, लेकिन इस एग्जाम में अगर कोई रगड़ा ही नहीं लगा तो फिर क्या सीखा? सारी जिंदगी भर की क्लिनिकल प्रैक्टिस अभी होती है एग्जाम थ्योरी के बाद, टिल यूर क्लिनिकल एग्जाम जब बंदा पास नहीं होता, क्योंकि इतने केसेस वो देखता है, इतना उसका दिमाग चलता है, उसका फिर नहीं चलने वाला। ठीक है, तो इवन इफ आई एम टीचिंग यू पीपल, मेरे साथ जो है मैंने तो कोई 1.5 साल की है ये क्लिनिकल टॉक्स की तैयारी, 1.5 साल, और हर साल हर दिन ऐसा गुजरा है कि नया ही सीखा है, बहुत डेडिकेशन से किया है। अगर पहली अटेम्प्ट में कर लेती तो मैं आपको पढ़ा ना सकती। पहली अटेम्प्ट से मुराद मेरी ये है कि थ्योरी मेरी थोड़ी देर के बाद हुई थी, बट जब थ्योरी के बाद टॉक्स किया वो पास हो गया। बट मैं टॉक्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रही थी, जब मैं आईएमएम की ग्रेजुएट आईएमएम कर रही थी, मैं तब से ही अपने क्लिनिकल केसेस की तैयारी कर रही थी, एंड आई वाज ऑन अ ट्रैक कि आई हैव टू राइट अ बुक, एंड ये मैंने करना था। तो मैंने बहुत एफर्ट किए, बहुत ज्यादा, लाइक व्हेन आई वाज इन माय एग्जाम, मुझे वो केसेस कोई बहुत जो है ना एक्सट्रीमली रिपीट लग रहे थे, वही एनीमिया, वही ट्वीन, वही प्रोलैप्स, वही फाइब्राइड। तो मैं तो मुझे पता था ये 100 दफा तो मैं कर चुकी हूँ काम, तो मैंने तो मतलब विद इन टाइम आराम से कर लिया। मैं अपनी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि आप भी इतनी मेहनत करते हो तो आप भी पास होंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर आप रिपीटर हो तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये इसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगिव्स, कि अल्लाह ने आपको मौका दिया है और बहुत ज्यादा क्लिनिकल सिनेरियोस देखने का, लर्न करने का, बिकॉज अल्टीमेटली इसका जो इम्पैक्ट है तुम लोगों की क्लिनिकल लाइफ पे वो बहुत ही अच्छा है। नोबडी नो कंसर्न्स कि एफसीपीएस पहले अटेम्प्ट में हुआ है या 10वें अटेम्प्ट में हुआ है। अगर आप क्लिनिकल डायग्नोसिस बना सकते हो ना ओपीडी में बैठ के, तो आप अच्छे कैंडिडेट हो, अच्छे कंसल्टेंट हो। ये तो तरीका नहीं है कि आपने सिटी एमआरआई टीवी सारे ट्यूमर मार्कर करवा के डायग्नोज करना है कि कैंसर कहाँ का है। ठीक है, चलो अब एक वो केस भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, काफी हो गया, तो मसला तो नहीं है अभी कुछ पूछना हो? नो मैम हमने आपको दिसंबर में ज्वाइन किया, मुझे बात समझ नहीं आई, तो मैम हम आपको जनवरी तक कंटिन्यू करेंगे? हाँ, आपसे कमिटमेंट जनवरी तक के है, सही पास सही। पेपर्स तक। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें जरूरी नहीं है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती भाई, देखो मैंने कोर्स तो फरवरी के मार्च के बाद भी कराना है, मैंने तो पूरे साल कराना है, क्योंकि जो है दिस इज माय प्रोफेशन। तो तुम लोग अपना हिसाब देखो ना, तुमने सारे कोर्सेज थोड़ी ना लेने। ठीक है, द कोर्स एंड टाइम विच suits you people best, join that. Multiple courses, many courses, they are not criteria to pass any exam. आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो सिर्फ जनवरी का लेंगे और पास हो जाएंगे, और आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो फरवरी का भी लेंगे और उसके बाद मार्च का भी लेंगे, और फिर शायद अप्रैल में भी कराऊं तो वो भी लें और फिर भी वो पास नहीं होंगे। द थिंग इज दैट कि एक काम किया है, अच्छे से किया है, वो तो आपको एक गाइडेड पाथ से मिल गया है ना, अब उसको मजीद निखारना, उस पर प्रैक्टिस करना, एफर्ट करना, हार्डवर्क करना, वो आपका काम है ना। ठीक है, एंड नो वन कैन गिव एग्जाम इन ऑन योर बिहाफ, ये आपने ही देना है। अब होता है, अब अच्छा मैं अभी ना मेरा क्रैश कोर्स भी चल रहा है थ्योरी का, और इतने घटिया, आपको पता है ना रिकॉल्स होते हैं डेफिशिएंट से, मैं इतनी थकी हुई हूँ ना रिकॉल से। तो अब मैं क्या करती हूँ, लाइक मेरा लेबर का भी सेशन चला, बिलीव मी, मैंने लेबर 24 घंटे पढ़ाया, 24 घंटे, यकीन करो 6 सेशंस लिए, और लेबर के आईएमएम एमसीपीएस एफसीपीएस में जितने रिकॉल्स थे मैंने उनको एक जगह जमा किया। ठीक है, और उनके उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि इस स्टेम को पढ़ो, इस स्टेम में बज़वर्ड निकालो, लेट्स सपोज, और इसकी एक आइडियल की बनाओ, और डू नॉट लुक एट ऑफ द ऑप्शंस। उन्होंने बोला ये आइडियल की है, मैंने कहा ये मिल गई है ऑप्शन में, बहुत सारे क्वेश्चंस में मिल गई थी, बहुत सारों में नहीं मिली। फिर मैंने उनको बोला अब इनकी एक्सक्लूजन की बनाओ, फिर उन्होंने एक्सक्लूजन की बनाई और वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखें हर चीज को ना अप्रोच करने का एक तरीका है। अगर किसी कैंडिडेट को पता है कि बज़वर्ड क्या है, आइडियल की क्या है, एक्सक्लूजन की क्या है, तो वो अगर लेबर का के 10 क्वेश्चन करेगा, उसने वो भी अच्छे करने हैं, और वो 1000 करेगा ना, उसने वो भी अच्छे करने हैं। ठीक है, द सेम गोज फॉर योर लाइक क्लिनिकल टॉक्स। आपको पता है कि भाई मैंने एसओबी को कैसे अप्रोच करना है। अब ये एसओबी अकेली आती है तब भी आपने करनी है, आप ही ने करनी है। इसमें इसको
इस एसओपी के साथ इसको नॉर्मलस बच्चा भी हो जाए ना, तब भी आप ही ने करनी है, बिकॉज यू नो द पाथ कि हाउ यू कैन कि एसओपी को कैसे लेके चलना है, नॉर्मलस को कैसे लेके चलना है। अगर आपको ये समझ आ गया ना कि इस केस को कैसे लेके चलना है, आप एक केस में भी पास हो, आप ऐसे 100 केसेस में भी पास हो, तो अगर एक दफा ही अच्छे तरीके से अप्रोच कर लो तो दैट इज सफिशिएंट टू पास दैट एग्जाम। ठीक है, तो बेसिक थिंग है कि हाउ इज योर अप्रोच। आपकी अगर अप्रोच ही अच्छी नहीं है ना, तो यार इट डजंट मैटर हाउ मेनी कोर्सेज यू आर टेकिंग। मैंने 2019 में पढ़ाना शुरू किया, मुझे करी एक कैंडिडेट, अब अल्लाह करना करो सुन रही हो मुझे, तो मुझे कहती मैंने 2019 में मैडम आपको लिया था। मैंने कहा मुझे याद है, मैंने जब मैं 2019 में कोर्सेज लेती थी ना, तो मैं सब बच्चों के साथ ना पी लिख देती थी, तो उसके साथ भी पी लिखा हुआ आ रहा था, मुझे समझ आ गया 2019 की कैंडिडेट है। कहती मैंने तो 6 दफा आपका कोर्स लिया है, और 6 दफा पता नहीं कितने कितने कोर्सेज लिया, मैं तो फेल हो जाती हूँ। मैंने कहा तुम अगले भी 6 दफा फेल होने वाली हो। मैंने तुम्हें कभी पूरी क्लास में बोलते सुना, कोई काम नहीं तुमने किया, तुमने यही मेरे कोर्स में किया होगा, बाकी कोर्सेज में भी यही किया होगा, तो फिर मुझे बताओ मैं पास कैसे हूँ। मैंने कहा ये तो मैटर ही नहीं करता कितने तुम कोर्सेज ले रहे हो, दिस इज योर ओन पर्सनल एफर्ट। जिस कोर्स में से वो थी ना, उस कोर्स में मेरे कैंडिडेट में 52 के बैच था वो, एक्सेप्ट हर 52 हो गया ना, 52 उसको निकाल के 51 बच्चे पास हैं, 51 बच्चे पास हैं उस 2019 के बैच के। उसमें से आपको बहुत फैमिलियर नेम्स भी हैं, सार ताजीन, ताजीन क्या नाम है उसका भूल गया, एंड पे ताजीन आता है, और एक उसके साथ डॉक्टर कियानी होती थी, और मैविश होती थी, और तबस्सुम होती थी। आप लोगों को तो याद भी नहीं होगा, तैयबा है उसी बैच से, अब मेंटोर भी है, और वो उसमें को एक बच्चा नहीं रहा उस बैच का सिवाय उसके। अब बताओ कोर्स का कसूर है या उसका कसूर है? तो कोर्सेज के कसूर नहीं होते, हर बंदा ही अच्छा पढ़ा रहा है, पढ़ने वाले आप हो, अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए, एंड दिस इज योर ओनली पर्सनल एफर्ट। कोई मैक्सिमम एफर्ट आपको यही कर सकता है कि आपको एक पाथवे दिखा सकता है। ठीक है, अब आपके लिए वर्क वो करता है या नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन योर मोटिवेशन। एग्जाम अगर आपकी प्रायोरिटी है तभी ये पास होगा। आपने लाइव सेशन सुनना नहीं, लाइव सेशन में बैठना नहीं, प्रेजेंट नहीं करना, होमवर्क नहीं भेजने, वो जो पास केसेस हैं वो नहीं सुनने, तो फिर आप खुद ही बताएं, अब कोई क्या कर सकता है। चलें, तो इफ यू वांट टू जॉइन अस, you can join us. 0301484369 is our helpline नंबर। और अब मैं डिस्कस करती हूँ, अगर वो खुल गया तो कर लूँ डिस्कस, है मूड? जी मैम करें। Just take a minute. अभी देखिए 476 हैं। आपको मैं गाहे बगाहे इसलिए आगे देती रहती हूँ कि जब आप लोगों से लास्ट टाइम बात हुई थी, इसी में से कुछ केस शेयर किया था, 440 थे। अब इसमें कहाँ से आई है 76? से पास होके ही आई है ना। जब ये हो सकते हो तो तुम भी हो सकते हो, ठीक है, तुमने भी होना है। तो मुझे ना 2-4 कैंडिडेट्स ने बोला कि मैडम मैंने तो पढ़ा इसीलिए था कि मैं आपके इस वाले ग्रुप में ऐड होना चाहती थी। मैंने कहा अच्छा ये भी मोटिवेशन है। तो यार तुम भी जिसको जैसे मोटिवेशन मिलती है ले लो और पास करो इस एग्जाम को। जस्ट एक मिनट। Just a minute.
चलो यहाँ से तो ये ओपन नहीं हो रहा। अच्छा मैं सिनेरियो बना रही हूँ। पेशेंट है, कहाँ गई पेशेंट? 52 year of her age, treated case of CA intestine few years back। अब कंसंट्रेट करें, मैं लिख भी देती हूँ। 52 year old patient और ट्रीटेड केस है CA ओवरी, CA इंटेस्टाइन का, जो मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं, ठीक है। और अब इसको पोस्ट मेनोपाजल ब्लीडिंग है, ठीक है। पोस्ट मेनोपाजल पेशेंट, पोस्ट मेनोपाजल ब्लीडिंग एंड ट्रीटेड केस ऑफ कार्सिनोमा, गट का कार्सिनोमा है। और इसकी कुछ रिपोर्ट्स भी हैं जो कि मैं आपको लेटर ऑन दिखाऊंगी। अच्छा तो जस्ट पहले मुझे ये बता दें हिस्ट्री पे क्या देना है। एज, मैरिड सेंस, पैरिटी। अच्छा 52 एज है, 52 तो एज है ना, मेनोपाजल ही बता दिया। इसके अलावा पूछें, क्या पूछना है? मैम मेनोपॉज, इसकी पैरिटी। पैरा ठीक है, शी इज पैरा 2। और मैम इसका कोमॉर्बिड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इतना शोर क्यों है पीछे? चलें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों ही रेलेवेंट है, पैरिटी भी और कोमॉर्बिडिटीज भी। और कुछ? मैं, मेरे पीछे शोर नहीं है। अच्छा तुम्हारे पीछे नहीं था, मैंने तो म्यूट कर दिया। अच्छा हाँ बताओ। आगे। अच्छा, और मैम इसके बाद फैमिली हिस्ट्री। जबरदस्त, छा गए हो। नेगेटिव है। ठीक है मैम। बाकी तो मैम यूजुअल हिस्ट्री जो पूछेंगे कि कोई मेडिसिन, ड्रग हिस्ट्री, एलर्जी हिस्ट्री, सोशो इकोनॉमिक, पर्सनल पास्ट, सर्जिकल, और ये वाली जो यूजुअल हिस्ट्री लेते हैं। नहीं, ठीक है, पोस्ट उसके मेनोपाजल ब्लीडिंग के लिए तो कुछ पूछो ना, इसके लिए अच्छा तो कुछ पूछो। जी जी मैम, इसको क्वांटिफाई करेंगे। एक तो कब से है ब्लीडिंग, ठीक है, को कितने एपिसोड्स हुए हैं। ड्यूरेशन जी एंड मैम। सेवेरिटी में आ गया आपके एपिसोड्स ना। जी मैम। अच्छा, इसको 3 एपिसोड्स हुई हैं और तीनों हैवी हैं। ओके मैम, ठीक है। और उसके लिए अभी तक कोई ट्रीटमेंट लिया है इसने, और क्या कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है? हाँ बिल्कुल, इसने ट्रीटमेंट ली थी और हाई डोज पर टेस्टोस्टेरोन प्राइमलो 10 खाई थी और उससे टेम्परेरी रिलीफ आया था, साथ में पॉन्स्टान फोर्ट भी ली थी, बस टेम्परेरी रिलीफ है। लेकिन वो एपिसोड्स उस मेडिसिन खाने के बाद 2 और हुई हैं, बोथ वर हैवी और however this resolved their own। ठीक है मैम। और मैम एग्जामिनेशन में बीएमआई इम्पोर्टेंट है। अभी जंप क्यों कर रही हो ना, हिस्ट्री पे स्टिक करो। वैसे ही ना तुम मेरे सेशन से ही हो, पिछले वाले। नहीं मैम। यू आर न्यू विद अस। जी मैम। अच्छा मुझे, चलो कोई बात नहीं। मैं मेरे कैंडिडेट्स पता है क्या करते हैं, वो हिस्ट्री के ना 3 हिस्सों में डिवाइड करके देते हैं ऐसे। इस तरह फिर उनको इजी रह जाता है कि उन्होंने क्या करना है। दिमाग में उनको पता होता है हमने अप्रोच कैसे करना है। पहला हिस्सा होता है जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है ना, उसको कैसे आपने पूछना है, उसकी इंक्वायरी, आंसर, ड्यूरेशन, सेवेरिटी है ना, और उसके डिटेल्स। ये पहले हिस्से में कैंडिडेट्स करते हैं। तो अभी आपका पहला हिस्सा ही चल रहा है, आपने पोस्ट मेनोपाजल ब्लीडिंग का पूछा है, उसकी इंक्वायरी की है। इंक्वायरी करने का मकसद ये है कि डिफरेंशियल्स एक्सक्लूड करने हैं ना, पहले मरहले में यही होना चाहिए। तो कैसे, क्या लगता है 52 पेशेंट की एज है, अपेरेंटली थिन लिंसी पेशेंट है, पैरा 2 है, कोमॉर्बिडिटीज भी नहीं है, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, ठीक है। और पोस्ट मेनोपाजल ब्लीडिंग 3 हैवी एपिसोड्स। एंड और कुछ पूछना चाहेंगी इसके अलावा पीएमबी की इंक्वायरी में? अभी कोई और क्वेश्चन आ नहीं रहा ध्यान में। देखिए ना, मैंने बोल दिया ना, पहला
पहला हिस्सा हिस्ट्री का होना चाहिए डिफरेंशियल्स के लिए। तो पोस्ट मेनोपाजल एज पेशेंट की लेडीज में क्या सोचती हैं, ब्लीडिंग कहाँ से होगी, यूट्रस से होगी? जी जी मैम तो बिल्कुल। हाँ, हाँ एंडोमेट्रियल ओके कैंसर ही हुआ ना सबसे पहले तो। बिल्कुल। अच्छा मैम आप डीडी पूछ तो, रहे हैं, ठीक है हम एंडोमेट्रियल सी ये रूल आउट करेंगे इसमें। तो कैसे रूल ठीक है आउट उस करोगे? आपने पूछा फैमिली हिस्ट्री, मैम ठीक है, ओके, पैरिटी आ गया, इम्पोर्टेंट। और जी मैम कोमोर्बिडिटीज आ गई मैम, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज आ गई, और उसके बाद ओबेसिटी आ गई मैम। ये सारे रिस्क फैक्टर हैं फॉर द एंडोमेट्रियल सी है। हम्म। वैसे ठीक है एक वैसे लॉजिक क्या बनती है? कैंसर होगा, पहले तो ये देखना है ना कि ये कैंसर है या नहीं, फिर उसके रिस्क फैक्टर्स देखने हैं। तो एक अगर किसी को पोस्ट मेनोपाजल ब्लीडिंग होती है विद यूट्राइन कैंसर, तो कौन सी स्टेज में होती है? स्टेज 2 में ही आ जाता है ना, 1 और 2 में। जी मैम बिल्कुल मैम। तो इसमें उसको जो एसोसिएटेड सिम्टम्स है मेलिग्नेंसी के, वेट लॉस, ये भी होना चाहिए, एनोरेक्सिया भी होना चाहिए। हो सकता है अल्टीमेट 100% नहीं भी है, बट हम मेलिग्नेंसी को हम ऐसे ही अप्रोच करते हैं ना, वेट लॉस, सडन एनोरेक्सिया। बिल्कुल मैम। ठीक है, तो आपने ये पूछने हैं। और फिर चूंकि एंडोमेट्रियल है और अगर वेट लॉस और एनोरेक्सिया भी साथ चल रहा है, तो आपने फिर देखना है कि भाई पैरिटी है, ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री है ना, जी साइकिल्स मैम कैसे थे, रेगुलर थे, रेगुलर थे, पीसीओ तो नहीं चल रहा। पीसीओएस की हिस्ट्री जी मैम। मैंने आपको बोला ये ट्रीटेड केस है, ओवेरियन उसका गट के कैंसर का, कुछ बनता जी है जी इससे? जी जी मैम बनता तो है इससे डायग्नोसिस तो तो बनाओ एचएनपीसीसी ना। बनता है, लेंज सिंड्रोम बनता नहीं है मैम। नहीं, देखो एचएनसीसी 40 ईयर में मैनिफेस्ट हो जाता है अगर ये होता है, ये 52 की है, जी मैम ठीक है, तभी तो मैम लेस इसको हम लाइकली। फैमिली हिस्ट्री हाँ भी मैम नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद मैम इसकी हम अगर बस केस वाइज करें तो फिर हम इसका एग्जामिनेशन करेंगे मैम। नहीं, हमारी हिस्ट्री नहीं हुई, मैंने बोला पहली हिस्ट्री का जो पहला मुद्दा होता है वो डीडीज एक्सक्लूड करना होता है। आपको ठीक है कैसे पता मैम चला यूट्राइन कैंसर है या एट्रोफिक वेजिनाइटिस है या कोई ओवेरियन बिल्कुल मैस है जो कि सेक्स कॉर्ड है और एस्ट्रोजन दिए जा रहा है? सही मैम। मैम ये कुछ नहीं जो है ना सर्वाइकल सीए भी हो सकता है, उसमें भी जो है ना बिल्कुल। वो ब्लीडिंग हो सकती है, कोई पॉलिप हो सकता है। तो फिर पूछे पूछे ना, हमारा पहला मरला ही यही है, सर्वाइकल कैंसर है तो क्या ब्लीडिंग होगी या डिस्चार्ज नहीं होगा? डिस्चार्ज भी तो होगा ना गंदा सा। बिल्कुल होगा मैम। स्मोकर होगी, मल्टीपल हम्म पार्टनर्स हो सकते हैं, है ना, मल्टीपैरिटी भी जी, इसके साथ आ जाएगी, अमीनो सही डिफिशिएंसी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि टीबी की ट्रीट कोई केस चल रहा हो, कोई हो इम्यूनो कम्प्रोमाइज डिजीज हो। तो ये सारे बजवर्ड्स पकड़ेंगी तो डीडी यहाँ बनेगी। आपने मूव ही नहीं करना पहले पार्ट से जब तक डीडी नहीं बना सकते। ठीक मैम सही। तो मैम वेजाइनल दो ही। डिस्चार्ज पूछेंगे, वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में इंक्वायर करेंगे। हम्म, और उसके बाद क्या हो सकता है ये मैम इससे पूछेंगे कि सिम्टम्स ऑफ वेजाइनल एट्रोफी पूछेंगे, हम्म, इचिंग एंड ड्राइनेस, ठीक है, हम्म। और इन द वुल्वल एरिया। और एक्सीलेंट, नाउ यूर ऑन ट्रैक। नो, अब आपको पता है ना पीएमबी की डीडी पोस्ट मेनोपाजल पेशेंट में क्या है। सबसे जी पहले जी मैम एट्रोफिक वेजिनाइटिस है। एट्रोफिक जी वेजिनाइटिस में पेशेंट को यूजुअली प्रोवोक ब्लीडिंग होती है। आपने पूछना है कि ये कांटेक्ट के बाद हुई है नहीं हुई, अमाउंट कम होती है, इसमें ज्यादा तो नहीं है। अगर ये एट्रोफिक के साथ है फिर ये अकेली आएगी, इसमें यूरेथ्रल सिंड्रोम भी तो होगा ना, अर्जेंसी, है ना, बिल्कुल वेजनो मैम मोटर हाँ जी। सिंड्रोम, वो सब कुछ होगा, पूरा पैटर्न मिल जाएगा। अगर ये नहीं है तो ये आउट हो गया। फिर दूसरा क्या है, यूट्राइन कैंसर। यू ट्राइंग ठीक है, जी उसमें मैम आपने एनोरेक्सिया पूछ लिया, वेट लॉस पूछ लिया, अमाउंट ब्लीडिंग की पूछ ली, कांटेक्ट का पूछ लिया, साथ में रिस्क फैक्टर्स पूछ लिए, उसको देख भी लिया मोटी है कि नहीं है, फैमिली हिस्ट्री पूछ ली, साइकिल्स हम्म इसके रेगुलर रहे हैं इरेगुलर रहे हैं, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को दूध पिलाया, कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल किया नहीं कि, सारे यूट्राइन कैंसर्स के हैं। महामारी जी मैम पहले तो नहीं आ गई थी, या मीनोपास कब हुआ है, अभी हुआ है, ये भी तो पॉसिबल है, विद इन 1 ईयर सेटलिंग होता है ना, उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो जब जी ये मैम नहीं है तो ड्राइन आउट हो गया, फिर सर्विक्स को पकड़ ले, फिर सर्विक्स वाली में डिस्चार्ज होगा ऑब्वियसली। ठीक है, जी ठीक है मैम और स्मोकर होगी और साथ ही पूछ ले टीबी तो नहीं है तुम्हें, कोई ऐसी दवाइयां तो नहीं खा रही जैसे कुछ लोग अमीनो सप्रेसेंट्स खाते हैं, या हुक्का शुक्का तो नहीं पीती, पैप स्मीयर का रिकॉर्ड यही पूछ लें। वैसे तो आप जाके पूछोगे फॉर्मल हिस्ट्री में, बट अब इसका यही पूछ लो ठीक क्योंकि इसी के मैम साथ ही मिल जाए। तो ये आउट हो गया। फिर ओवरी पे आ जाए, ओवरी का कैंसर जो होगा उसमें सेक्स कॉर्ड ही आ सकता है जो सेक्स पीएमबी कॉर्ड कराए। जी मैम हाँ बिल्कुल मैम, ठीक बाकी है, तो कोई नहीं कराते मैम। और ये नॉन स्पेसिफिक होता है, इसमें पेशेंट डिस्टेंशन के साथ आती है, तो आपने वैसे ही जी पूछ लिया मैसेज ब्राह्मण तो नहीं है विद दिस, वो मैसेज ब्राह्मण यूटाइन कैंसर के साथ भी आ सकता है। ठीक है, या इंडाइजेशन, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। और अगर ये एस्ट्रोजन
काजिंग ट्यूमर है, तो क्या ये सिर्फ यूट्रस से ही ब्लीडिंग कराएगा? फिर इसकी ओवरऑल स्किन थिन और इलास्टिक हो जाएगी, कोलेजन टिश्यूज हाँ बन जी जाएंगे। और अगर इसमें ये चीज आई है ना, एस्ट्रोजन से ब्लीडिंग ट्यूमर, तो इसके बाद मोटर सिम्टम्स आउट हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल मैम सही। अच्छा, तो फिर कैंसर से भी जान तो छूट गई। फिर जी मैम। प्रोलैप्स तो नहीं है उसमें, बिलिकुबिटस अल्सर पीएमडी करा सकता है। ठीक है, बिल्कुल ये मैम। पैसरी तो नहीं रख के भूल गई, कोई डिवाइस रख के तो नहीं भूल गई, ये आपकी ड्यूटी से एक्सक्लूड हो गई। बट इसमें आपको मिल रहा था कि ये ट्रीटेड केस है गट का ना, जी याद रखिएगा। तो आपको ये नहीं लगता कि इसकी रिकरेंस तो नहीं हो गई, या इसका ट्यूमर जाके ओवरी में तो नहीं चला गया, जिसे हम क्रूकनबर्ग कहते हैं? क्रूकनबर्ग सही मैम, बिल्कुल हो ठीक सकता है, है। तो फिर आपने ध्यान में रखना, एग्जामिन करते हुए अम्लाइकस देखनी है सिस्टर नोड्यूल्स के लिए ना। और जी ये मैम बायलैटरल होना चाहिए, यूनिलैटरल नहीं मिलना चाहिए बाय मैनुअल पे, राइट? ये सही एग्जाम मैम। के साथ दिमाग में रख के छोड़ दिया। फिर जो हमारी डेडी बन गई है, लेट्स सपोज हमें लगता है हमने हर चीज एक्सक्लूड कर ली, या तो ये रिकरेंस हुई है, सेकेंडरी मेट्स के है, मेट गए हैं ओवरी में, या ओवरी का एक नया ट्यूमर सॉरी वो जो है या फिर ये सॉरी मैं क्या बोलने जा रही हूँ, ये एंडोमेट्रियम में चला गया है कोई मेट्स ना, गट का, ठीक है। और सही या फिर ये कैन गो इनटू ओवरी, बट अगर ओवरी में जाता तो पीएमबी ना तो ना कराता, एंडोमेट्रियम में ज्यादा क्या होगा, ठीक है। जी मैम। चले, दूसरा हमारा जो होता है ना हिस्ट्री का पार्ट, उसमें हमने फॉर्मल हिस्ट्री को देखना होता है कि ओब्स की, गायनी की, मेडिकल सर्जिकल ड्रग्स की, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, वो जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं, वो 1 मिनट भी नहीं लगता। जी तीसरे मैम। में जो हमारा पार्ट होता है ना हिस्ट्री का, वो पेशेंट के विशेज और वर्क का डिस्कशन करने का होता है, या पेशेंट के कंसर्न्स पूछने के लिए होता है। ओके मैम। ये हमारी हिस्ट्री हो जाती है, तो कैंडिडेट को पता होता है कि मैं यहाँ से जाऊंगा तो फिर इधर जाऊंगा तो फिर एंड पे इधर जाऊंगा, और उसने हर एक चीज, सिस्टमेटिक होता है। तो वो क्लियर हो गया। ठीक मैम। तो अच्छा, अब हुआ क्या, इसका एग्जामिनेशन कोई खास नहीं था पेशेंट का, इसके सारे ट्यूमर, इसकी ओवरी स्कैन पे ना, सॉरी बाय मैनुअल पे जब गए तो यूट्रस इसकी ना बल्की थी। आपको लगता है कि पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट की यूट्रस बल्की होनी चाहिए? नहीं मैम बिल्कुल नहीं, और इसकी पोस्टमॉर्टम में बल्की, तो हाँ हाँ, अप्रोक्सीमेटली फॉर्निस फुल थे, बट सही। इसका जो शिफ्टिंग डलनेस थी ना वो नहीं थी, मतलब कोई साइटीज नहीं थी, प्लूट्रिल वगैरह कुछ ओके नहीं थी, था। ठीक मैम। परकशन नोड रेजोनेंट था जो कि ब्लडर पे होता है, मैस पिन जो है, और मैम सिर्फ फॉरेंसिस फुल थे। फुल थे, अच्छा लेकिन मैम। पीए पे फील नहीं हो रहे थे। अब जो पीए पे फील नहीं होते वो 5-4 सेंटीमीटर की सिस्टी होती है, बिल्कुल ठीक है। मैम सही। तो अब इसके बाद एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन के बाद मुझे बताओ कि इन्वेस्टिगेशन क्या मांगनी चाहिए? मैम एक तो जो है हम बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस मांगेंगे, ठीक है, चलो, हो जिसमें गई हो मैम गई हो गई, ठीक स्पेसिफिक सही है। मांगो। जी जी मैम। स्पेसिफिक में जो है ना मैम टीवीएस, व्हाट यू वांट टू सी एट टीवीएस? मैम साइज ऑफ द यूट्रस एंड कंडीशन ऑफ द ओवरी, एनी सिस्ट इन द ओवरीज अच्छा और देखो, यूट्रस साइज नहीं, पूरा बोलना चाहिए, साइज, मॉर्फोलॉजी, एंडोमेट्रियल थिकनेस एंड एनी इरेगुलरिटी एंड एनी एसोसिएटेड फीचर्स। एग्जामिनर ने पूछना व्हाट लाइक फ्लूइड इन द एंडोमेट्रियल कैविटी। पाउच ऑफ डक्टिस जी। अच्छा एंडोमेट्रियल कैविटी, ठीक है मैम सही है। और आई वांट टू नो अबाउट ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, डायमेंशंस, ठीक है। ओके मैम। सिस्ट की जो मुझे मुझे मिली है सिस्ट, मुझे फिलनेस मिली तो है, तो मुझे इस सिस्ट की फर्दर मॉर्फोलॉजी चाहिए। अब एग्जामिनर ने पूछना कौन सी मॉर्फोलॉजी, क्या मांगेंगे, फिर वो सीमा आप याद रखना। सॉलिड एरियाज देखने हैं, जी एविडेंस ऑफ मैट्स देखनी है, बायलैटरलिटी देखनी है, और कोई साइटिंग्स है। जी जी एग्जामिनर ने मैम। बोला साइटिस कौन सी नजर आने वाली है, तो पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड भी है, तो फिर आप कह सकते हैं कि इट कुड बी साइटिस की वजह से हो सकता है। फिर मुझे इसका पीए वो सॉरी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी चाहिए, ताकि मैं प्रॉपर साइटिस पे कमेंट कर सकूं, ठीक है। और जी साथ ही मैम क्या कमेंट करना है कि लिम्फ नोड्स का स्टेटस, एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स का स्टेटस क्या है, लीवर का टेक्सचर क्या है, सही ठीक है है। मैम। ये तो फिर एब्डोमिनल स्कैन पे पता चलेगा ना मैम, है ना? हाँ एब्डोमिनल पे आ गए हैं ना। अगर सही ये ठीक है। अच्छा इसका एग्जामिनेशन कराना है, ठीक है मैम सही है। चले, अब फिर इसके बाद उसके बाद मैम फिर CA 125। अच्छा मैम इसका रिजल्ट बता दें, टीवीएस में कोई है सिस्ट है? क्या देना पड़ेगा? हाँ मैं बताती हूँ, मुझे देख के बतानी होगी। जी जी।
इसको है बायलैटरल ओवेरियन सिस्ट, स्लाइटली इनहोमोजेनस इको टेक्सचर, और सिस्ट का साइज जो है सिस्ट मल्टीलोक्यूलेटेड है राइट साइड वाली। साइबर लिख रहे हो ना? लिख लो। जी मैम, एक सेकंड। राइट साइड की सिस्ट है। जी मैम। मैम राइट साइड की सिस्ट है। हाँ, राइट साइड की सिस्ट है इसकी 7.4 इंटू 4.6 सेंटीमीटर की। ठीक है मैम। मल्टीलोक्यूलेटेड, ठीक है। ठीक है जी मैम। और जो लेफ्ट साइड की सिस्ट है वो 5.2 इंटू 4.3 सेंटीमीटर की है। और इसमें इकोजेनिक टिश्यूज हैं, जिनकी इन टिश्यूज की जो डायमेंशन है वो 1.6 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो लेफ्ट साइड की ओवरी है इसके जी अंदर मैम। इकोजेनिक टिश्यूज हैं, वो 1.6 सेंटीमीटर के। ठीक मैम। अच्छा मैम, इसके बाद जो है ना वो हम CA125। अच्छा, CA125 है इसका 16.9। 16.9। ठीक है मैम। और मैम अदर ट्यूमर मार्कर्स लाइक अदर में कौन सा? मैम LDH। LDH नॉर्मल है इसका 10 है, अल्फा। और LDH 10 है, और अल्फा फिटोप्रोटीन इसकी 3.9 है। और बीटा HCG मैम। एक मिनट, 3.9। बीटा HCG भी इसका 15 है। 15 है मैम, 15। ठीक है मैम। अच्छा, और के बाद मैम LFTs RFTs तो वो तो हम इसको ले लेंगे। नहीं लेने, LFTs। मांगे मांगे अच्छा justify तो करो। जी मैम, LFTs एंड RFTs फॉर मैम मेटास्टेसिस देखने के लिए। अच्छा, ट्यूबर मार्कर डन। नो द ट्यूबर मार्कर। मैम इनहिबिन, मुझे इसका लॉजिक नहीं पता, लेकिन ये कि मैम इनहिबिन एंड CEA। for sex cord tumors। हाँ मैम। और मैम Histopathogenic factor। और मैम इंटेस्टाइन के लिए जो CEA मांगते हैं ना हम। हाँ, वही कह रही थी मैं। जी, ठीक है, CEA है ना मैम। और चलो तुम पास हो, चलो पास हो। बस मैम जाऊँ फिर मैं? नहीं, ज्यादा नहीं है एक्चुअली। ये ब्लंडर था इस पूरे केस में। ये केस पता नहीं कराची से और मुल्तान से और रहीमिया खान से किधर किधर बेचारा उल्टा हुआ आया। जिसके पास आया उसने भी ये CEA नहीं कराया। वो कह तो रही है रिलेटेड केस है गट का, तो रिकरेंस हाँ हो सकती है, डिपॉजिट्स आ सकते हैं। आप CEA तो कराएं, ठीक है। जी मैम। और बाकी रही बात इसकी सेक्स कार्ड वाली, इसके लिए जो है दो ऑप्शन है। इनिबिन भी करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, और या एस्ट्राडायोल करा देते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं। इनिबिन मुश्किल से होता है, एस्ट्राडायोल आराम से हो जाता है। अब एक पेशेंट जो जिसकी मेनोपॉज आ चुका है, उसका एस्ट्राडायोल मेनोपॉजल रेंज में नहीं होगा, और अगर वो ज्यादा है तो फिर दिस इज अलार्मिंग फॉर अस, ठीक है। वरना तो फिर इसको PMB हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। जी मैम। लेकिन डू नॉट फॉरगेट अबाउट CA। यू आर गुड कैंडिडेट, इतना दिमाग तो चलता है। अच्छा देखिए, CA इसका ज्यादा है, कराने पे कराया तो ज्यादा है, ठीक अदरवाइज है। ये नहीं हुआ था, ठीक है। ओके तो मैम। अब आप इस केस में चलें, LFTs मांग लिए, RFTs मांग लिए, और जी क्या मैम, मांगा? चेस्ट एक्सरे मांग दिया आपने। और चेस्ट एक्सरे मांग लिया, और मैम एज रिलेटेड, क्योंकि ज़रा ये MDT को इन्वॉल्व करने के बाद ये उस पर लैंड करेगी, तो हम इसको पहले ही इसकी TSH HbA1c इलेक्ट्रोलाइट्स और इस पेशेंट की मैं एक बात बताऊं, इसकी जी स्कैन पे मैम। साइटिस है, लेकिन अच्छा आपको मैंने PA पे नहीं दी, तो कैसे जस्टिफाई करेंगी? मैम वो होगी लेस देन, क्या होता है जो लेस देन, मुझे पता नहीं, 100 ml जो होता है मैम, वो अल्ट्रासाउंड TVS जो है ना वो पिक कर लेता है, लेकिन PA पे जो है ना वो आप नहीं उसको फील कर सकते। और जो मिनिमम पाउच ऑफ 300 डगलस। तक हो, मिनिमम 300 तक हो तो PA पे होता है वो जी इलिसिट, जी वरना मैम। नहीं होता। और क्लिनिकल से बेहतर है स्कैन टू पिक द एसाइटिस। तो ठीक है, इट्स ओके। मैंने आपको अगर PA पे नहीं भी आता तो आप कह सकते हैं कि अगर कम हो एसाइटिस तो फिर मिलता नहीं है, एग्जाम सेंसिटिव नहीं है इसके लिए, ठीक है। जी मैम।
और बाकी कुछ और एक इम्पोर्टेंट चीज जो आप भूल रहे हो, वैसे तो सारा अच्छा इन्वेस्टिगेशन कराई है। जी मैम, एलएफटीज आरएफटीज जैसे एक्सरे, इलेक्ट्रोलाइट्स, टीएसएच, मैम और याद नहीं आ रहा मैम इसमें, क्योंकि इसमें सीटी का रोल होगा। हाँ हाँ ना, जी मैम। सिटी कराना है। अब आपका ठीक डायग्नोसिस बन ही क्या रहा है, कैंसर ही बन रहा है ना, तो सिटी तो जी कराना है। जी बिल्कुल बट बिल्कुल मैम, सिटी सीटी। सिटी कौन सा कराना है? मैम सीटी एब्डोमिनोपेल्विस विद कंट्रास्ट। हाँ, एब्डोमेन, पेल्विस एंड कंट्रास्ट। और कंट्रास्ट इसलिए करा रहे हैं ना, आर्टिस्ट सही थे। जी मैम बिल्कुल। अगर नहीं थे तो फिर प्लेन कराना था। फिर प्लेन, जी मैम। आईवीयू कराना है। मैम इसको अगर एलएफटीज आरएफटीज नॉर्मल है और कोई सिम्टम नहीं है तो, और कोई यूरिनरी कंप्लेंट्स भी नहीं है तो फिर जरूरत नहीं है ना मैम। आपने करना क्या है इसका, क्या प्लान है मैम वैसे? मैम इनकी जो है एमडीटी को इन्वॉल्व करके सर्जरी ही करेंगे। आप और जो करोगे? कौन करेगा सर्जरी? मैम सर्जरी कौन कर रहा है? मैम इन लाइजॉन विद द जनरल सर्जन। ठीक है, क्योंकि मैम अगर ये जो है ना इस पेशेंट की डिस्कस करके हम इसका टीएच बीएसओ पीएसओ करेंगे। तो जिसने सर्जरी करनी है ना वही प्लान करेगा ना आईवीयू। आप उसको ठीक है विथहोल्ड भी मैम। कर सकती हैं, करा भी सकती हैं। सर्जरी तो उसकी ठीक है स्टेजिंग लेप्रोटमी है ना, तो जी मैम। और मैं तो कहूंगी ये स्टेजिंग और एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी बन जाएगी, क्योंकि अभी हमने देखना है ना इंट्राऑपरेटिवली फाइंडिंग्स के ये जी मैम। बाकी प्राइमरी ट्यूमर ओवरी का है या प्राइमरी ट्यूमर जो है ये आफ्टर वर्कअप विल रियलाइज एंड आफ्टर ट्यूमर बोर्ड वी विल रियलाइज कि प्राइमरी ट्यूमर है कहाँ का। जहाँ का ये प्राइमरी ट्यूमर है वही वही उसी की स्टेज वाइज ट्रीटमेंट फॉलो करनी है। लाइक अगर गट का बनता है तो गट की स्टेज वाइज, मल्टीपल मैट्स फैल गई हैं, वो भी स्टेज 4 में जा रहा होगा। पता नहीं स्टेज जी 4 में मैम। जाता भी है नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा यार, वैसे हम गट के करते नहीं है ना स्टेजिंग, जी लेकिन तुम देख लेना, क्योंकि गट के साथ ही तो मतलब पेट में तो वो ओवरी है, तो मुझे नहीं लगता स्टेज 4 जाएगा। वट एवर इज दिस के आपकी जो है ट्रीटमेंट ट्यूमर बोर्ड पर डिसीजन होगा कि ये जी प्राइमरी मैम। ट्यूमर कहाँ है। और प्राइमरी बिल्कुल। ट्यूमर के लिए सीटी ये चीजें हमारी हेल्प नहीं करती, इवन ट्यूमर मार्कर्स भी नहीं करते ज्यादातर, वो और इंट्राऑपरेटिवली पता चलता है कि और प्राइमरी मैम ट्यूमर अगर कहाँ हमने है। प्राइमरी ट्यूमर का करना तो फिर हम वो लेते हैं ना, अगर कोई मेट्स होते हैं तो बायोप्सी ले लेते हैं, और फिर जो है ना उससे ही पता चल जाता है। ट्यूमर बोर्ड आप नहीं कहना ट्यूमर बोर्ड में लेके जी जी जाऊंगी मैम। आईवीयू, अगर समझ में ना आए तो कहते ना आफ्टर डिस्कशन विद ट्यूमर बोर्ड इफ सर्जन फील्स हो, क्योंकि मैं सिस्ट जो है ना वो आपने कॉर्नेसिस पे की है तो फिक्स्ड नहीं थी, पीए पे तो फील ही नहीं हुई, साइटिस भी नहीं है, तो ये कोई इतनी बड़ी गंदी सिस्ट नहीं है जिसमें ओवेरियन फेसा पे यूरेटर पे को खराब करना है। इंटर जी मैम। ऑपरेटिव चीजें आईवीयू कराने के लिए हमने इसीलिए देखना है कि यूरेटर डैमेज ना हो, तो लेस जी लाइकली है कि एक मोबाइल मैस यूरेटर को डैमेज करे। ठीक है, और अगर ये एडहेरेंट है, अभी तो हमें पीए पे छोटी सी स्थिति पता नहीं चला कि एडहेरेंट है या नहीं, तो वी विल टेक इनटू द ट्यूमर बोर्ड। और वैसे भी कुछ ना कुछ आइडिया सीटी स्कैन पेल्विस एब्डोमेन के बाद भी हो जाएगा कि यूरेटर जी इन्वॉल्व है या नहीं, वी विल टेक द डिसीजन आफ्टर सीइंग द सीटी स्कैन। तो जरूरी नहीं है आपने जवाब यस सर नो में ही देना, एग्जामिनर ने बोलना है भी कराओगी या नहीं कराओगी, तो आपने यस सर नो नहीं बोलना, आपने बोलना इट डिपेंड्स, इट ओके डिपेंड्स ऑन मैम। सीटी, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट जो हमारी मतलब एमडीटी के बाद सर्जन्स और जो है, और ऑब्वियसली यू आर नॉट कंसल्टेंट, ये केस आपके लेवल का नहीं है ना। जी मैम। हाँ, आपके लेवल का नहीं है, एग्जाम में आप खुद ही हर चीज करते हो, तो फिर वो जी मैम। पेशेंट की सेफ्टी कंप्रोमाइज हो जाती है। तो ठीक है, कंसल्टेंट और जो ऑनकोलॉजिस्ट और वो जो एनेस्थेटिस्ट है, इसकी एपकॉग, इसकी जो वो एनेस्थीसिया फिटनेस, सब चीजें देख के हम डिसाइड करेंगे कि हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करानी है या नहीं करानी, डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी ट्यूमर एंड स्टेज ऑफ द ट्यूमर। जी बस मैम। आगे फिर आप एग्जामिनर ने आपको तंग ही नहीं करना। अच्छा, एक और बात बता दूं, वैसे ये केस हमारा था नहीं, हमारे पास ये तभी आएगा जब ये प्राइमरी ओवरी का प्राइमरी ट्यूमर होगा, आगे तक ये तभी जाएगा। ठीक है, जी मैम। तो यू आर वेरी मच सेफ टू से के ट्यूमर बोर्ड विल डिसाइड। और एग्जामिनर ने अगर आप इस केस को आगे लेके जाना है ना, तो ही विल नेवर से इट इज अ प्राइमरी ट्यूमर ऑफ गट, ही विल से कि ट्यूमर बोर्ड का डिसीजन ये है कि ये प्राइमरी ट्यूमर ओवरी का ही है, सो प्रोसीड। देन आपने कहना है कि भाई मैंने इसको जो है ना, जो ओवरी की जो हर स्टेज पे आइडियल ट्रीटमेंट है वो डिबल्किंग सर्जरी है, तो वही करनी है बिल्कुल। मैंने। मेरी पेशेंट को कोम आवर्स भी नहीं है, ठीक है, नेसेसरी फिटनेस भी है, मैं कंसेंट वगैरह लेके प्री ऑप करके, तो आई विल गो लाइक दिस। ऐसा ही मैम। चले, हो गया। जो इस केस में मसला था ना, जो जिससे मैं दुखी हुई थी, वो ये था कि इसका सीईए नहीं हुआ और ये बेचारी काफी जगहों से रेफर हुई है।
ना गायनेकोलॉजिस्ट ने कराया ना सर्जन ने कराया, गलत था ना। जी जी मैम बिल्कुल। अच्छा मैम एक क्वेश्चन है इसमें, मैम बायोप्सी का रोल कहाँ होगा, एंडोमेट्रियल बायोप्सी का? हाँ, ये तो तुमने मुझे कहाँ घुमा दिया। हाँ सही कह रही मैम बीच में वो एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी तो होगी हाँ, इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए हमारे, मैं आपको बताऊं, इस पेशेंट का ना जो ओवेरियन कैंसर है उसकी स्टेज 3 में ना यूट्रस भी इन्वॉल्व हो जाती है, पता नहीं स्टेज 2 में हो जाती है, बल्कि स्टेज 2 में हो जाती है यूट्रस इन्वॉल्व ना। 2 3 3 3 में होती है ना मैम, 3 में होती है। 1 ओवरी होती है स्टेज 1 में, दो बोथ ओवरीज इन नहीं स्टेज 2 नहीं, और एंड स्टेज सिरोजा आल्सो। स्टेज 2 में हो जाती है यूट्रस इन्वॉल्व। एक मिनट, अच्छा मैम सॉरी मेरे याद नहीं आ रहा इस टाइम। मुझे भी नहीं आ रही। एक मिनट, चलो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर इन्वॉल्व होती है तो इन्वॉल्व कर सकता है, उसको ब्लीडिंग करवा सकता है बाय इन्वॉल्विंग द एंडोमेट्रियम, ठीक है। बट आपने बायोप्सी जरूर करनी है इसकी, जी जी बिकॉज मैम। पोस्ट मेनोपाजल पेशेंट है, तो हमारा तो डायग्नोसिस ही चलेगा बायोप्सी से। ये तो जी मैं भी भूल गई ना, गलत हो गया हमसे भी। बल्कि हाँ यूट्रस पे छोड़ेंगे तो नहीं ना। बिल्कुल मैम। टीवीएस के बाद और ये से और बात, हाँ उसके बाद जो ट्यूमर मार्कर्स के बाद बायोप्सी। और बिल्कुल। और जी लेट्स सपोज, वैसे एक मेरे दिमाग में अभी ये बात आई है, अगर इसको यूट्रस का एक प्राइमरी कैंसर हो तो क्या ऐसे कैंडिडेट को ओवरी का प्राइमरी कैंसर नहीं हो सकता? हो सकता है मैम, हो सकता हो है जी मैम। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने रिसेंटली एक पेशेंट देखी है MRKH के साथ, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं ना, उस सर मुंडाते ही ओले पड़े। यूट्रस भी गई, हाँ ओवरी भी गई। दो से एमआरकेएच दो के, रेट। एमआरकेएच भी और मैम टर्नर भी दोनों थे उसको। हाँ देखो, टर्नर का तो रीजन वो था मोनोजोमी ना, ओवरी बिल्कुल स्टिक हो मैम। गई। और और दूसरी एमआरकेएच। प्रॉब्लम MRKH की आ गई, तो यूट्रस भी चली गई। ठीक ओह है, इंटरेस्टिंग मैम। हाँ मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैम इसको चलिए, रखिएगा, प्राइमरी एमेनोरिया में बहुत नहीं नहीं, मसला होता है। नहीं तुम लोगों के लिए नहीं आएंगे इतने केसेस तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के होते हैं। आप लोगों को इतने गंदे हाँ केसेस देख के तक नहीं करेंगे। इधर इट सही विल है। बी MRKH और इट विल बी टर्नर। लेकिन ऑब्वियसली तुम सबने कंसल्टेंट तो बनना ही है ना, तो दिमाग खोल के रखें, जिसको ओवरी का प्राइमरी ट्यूमर है उसको यूट्रस का हो सकता है, वो एक्सेप्शनल लिस्ट लेके नहीं आई। मुझे ओवरी का नहीं हो सकता, ठीक है। जी जी मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज।